नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज शुक्रवार के दिन हमारे मार्केट्स के लिए ग्लोबल बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो आज संकेत उतने बुरे नजर नहीं आ रहे। अगर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाली जाए, हल्की सी गिरावट दिख रही है 30-31 अंकों की। 17,136 के करीब फिलहाल कारोबार होता हुआ यहां पर दिख रहा है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो काफी समय के बाद यहां पर मजबूत शुरुआत होते हुए दिखे। ये निके की बात करें तो 400 अंकों से अधिक, इनफैक्ट 450 अंकों की मजबूती के साथ निके में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी ये दोनों इंडाइसेस मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बीते सत्र अमेरिकी बाजारों में, यूरोपियन मार्केट्स में क्या कुछ हुआ, किन डेटा इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है, एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार का मूड मिजाज कैसा है, इस सब की डिटेल लेकर स्टूडियोज में मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। हम काफी समय से इस हफ्ते बात कर रहे थे तो खराब पे खराब संकेत आ रहे थे। डॉलर इंडेक्स 18 महीने के हाईज पे चला गया है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं। पिछले सत्र में क्या हुआ है? अच्छी बात माने या बुरी बात माने, बट जो वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट्स में दिख रही थी, अब हमें बाकी एसेट क्लासेस में भी आती हुई दिख रही है। तो कल इक्विटी मार्केट्स एक बार फिर से वॉलेटाइल रहे, बट उतने वॉलेटाइल नहीं रहे जितना हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। और इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों में आपने देखा एक बार फिर से ऊंचाई से काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी। तो डाउ पर कल करीब 800 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ और दिन की ऊंचाई से लगभग 600 अंक फिसल कर डाउ कल एकदम सपाट बंद होते दिखा। S&P 500 में भी लगभग ऐसा ही एक्शन दिखा। अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की, पर उसके बाद हमने यहाँ पर वीकनेस बनती हुई देखी है। और इनफैक्ट अगर अब आप S&P 500 को लाइफ हाई से देखें तो 10% से ज्यादा गिरावट हो गई है, जो टेक्निकल मार्केट टर्म्स में हम कहते हैं कि अब S&P 500 भी करेक्शन जोन में आ गया है। नैस्डैक तो ऑलरेडी करीब 17-18% ऊंचाई से नीचे है, तो बेयर मार्केट टेरिटरी में नैस्डैक आने की तैयारी दिखा रहा है। एक बार फिर से आईटी स्टॉक्स पर ही दबाव दिखा। नैस्डैक करीब 1.5% आपको फिसलते हुए दिखा। वहीं S&P 500 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें कल करीब 2.25% की गिरावट आती हुई दिखी। बट आईटी में मिली जुली चाल थी, तो कुछ दिग्गज काउंटर्स में वीकनेस थी जिसकी वजह से नैस्डैक में इतनी भारी गिरावट देखी है। टेस्ला का शेयर कल 11% टूटा। इसके नतीजे आए थे, आपको याद होगा, अच्छे नतीजे रहे, पर कंपनी ने आगे जाकर एक वार्निंग दी है कि शायद सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से डिलीवरीज में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से टेस्ला पर असर था। सिमिलरली इंटेल पर भी आपने गिरावट आती देखी। अगेन उनका भी आउटलुक थोड़ा नेगेटिव था, जिसकी वजह से स्टॉक में आपने वीकनेस बनती हुई दिखी। पर उसके सामने एप्पल को देखिए, एप्पल ने दमदार नतीजे कल पेश करते हुए देखे हैं। और एप्पल का भी कहना है कि डिस्पाइट सप्लाई साइड इश्यूज हमारे सारे प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। ओवरऑल सेल्स में आपने 11% की बढ़त बनती हुई दिखी है। हालांकि एप्पल के शेयर का रिएक्शन पोस्ट मार्केट रहा, तो आज शाम को ये शेयर जरूर रिएक्ट करेगा, तो शायद नैस्डैक को वहां से सहारा मिले। बट डेफिनेटली थोड़ा मिला जुला रुझान अब आईटी में आपको बनते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में भी एक्शन दिखा। नेटफ्लिक्स बाय द वे ये भी 6% उछला, आपको याद होगा नतीजों के बाद 20-22% की गिरावट थी। कल एक अच्छा रिबाउंड इस काउंटर में आते हुए दिखा। एक और अच्छा फैक्टर जो कल अमेरिकी बाजारों के लिए था, हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, पर जो Q4 जीडीपी डेटा आया है वो 6.9% पर आते हुए दिखा है। अनुमान 5.5% का था, तो काफी बेहतर ये आते हुए दिखा है। एक तरह से आप थोड़ा नेगेटिव भी ले सकते हैं कि ये फेड का जो फेथ है वो वापस रीअफर्म करेगा कि हाँ, रेट्स बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। बट डेफिनेटली एज फार एज इकोनॉमी गोज एक अच्छा संकेत है जो यूएस Q4 जीडीपी का डेटा कल आते हुए आपको दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर ग्लोबल वीकनेस का कोई असर नहीं है। एक बार फिर से तेजी का ट्रेंड बरकरार था। कल भी आधे से 1% ऊपर यूरोप के बाजार दिखे। कच्चा तेल कल शाम को थोड़ा फिसला जरूर था, पर आज वापस आप ब्रेंट को $90 के करीब देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। नेचुरल गैस के दामों में कल आपने उछाल आते हुए देखा। यूएस के प्राइसेस में भी एक बड़ी मूव आई थी, तो वहां पर भी बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और फाइनली डॉलर इंडेक्स, जैसा आपने कहा, 1.5 साल की ऊंचाई पर है और उसका भारी इंपैक्ट आप सोने पर देख रहे हैं। कल 3-3.5% की गिरावट के साथ $1800 के नीचे सोना फिसलते हुए दिखा है। तो लगभग अपनी जो 2-2.5 महीने की ऊंचाई पर सोना था वहां से फिसला है। डॉलर मजबूत हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। बट अच्छी बात है कि आज सुबह एशिया के बाजार और अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत हैं। वेरी वेल, शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट्स इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कहां खबरें और कहां नजर रखने की जरूरत है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। एक बार फिर एफआईआई स्पेस पे नजर डाले, कैश मार्केट में भारी बिकवाली सामने आई है। 6,267 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई की तरफ से दिखी है। डीआईआईज ने कुछ संभालने की कोशिश की। कैश मार्केट में 2,880 करोड़ से कुछ ऊपर की यहां पर खरीदारी देखने को मिली। एफएनओ स्पेस में बात करें तो एफआईआईज की तरफ से हमने 4,737 करोड़ की खरीदारी बनते हुए देखी है।
तो काफी मिले जुले किस्म के संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से, हमारे मार्केट से मिल रहे हैं। आज हमारे मार्केट्स में किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। फरवरी सीरीज का आगाज हो गया है। कल बैंकिंग स्पेस से हमने अच्छा प्रदर्शन देखा, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली परेशान कर रही है। आज एशियन मार्केट्स थोड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इतना बुरा गिरा हुआ नहीं है। क्या लग रहा है, मार्केट्स गिरते गिरते थक गए हैं सर, या अभी भी कुछ गिरावट बाकी है? क्या किया जाए? देखिए, काश आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो कि गिरते गिरते थक जाए, लेकिन ये थकावट हमारे बजाय अमेरिका में आना ज्यादा जरूरी है। हमारे मार्केट तो ठीक है, उतने बुरे हैं नहीं एक्चुअली। और जो हमने जनवरी के महीने में लोज बनाए थे 16,400 के आसपास निफ्टी, उससे कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, वहां तक भी नहीं पहुंचे। लेकिन हाल ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा खराब है। अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तर से टिक नहीं पा रहे हैं, जो आप बता रही थी अभी कि 18 महीनों की ऊंचाइयों पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गए। वो इक्विटी मार्केट के लिए और दूसरे एसेट क्लास के लिए ठीक नहीं है। शायद एक बड़ी वजह वही है जिसकी वजह से उतार चढ़ाव अभी भी अमेरिकी बाजारों में भारी होता हुआ दिखा है। लेकिन मैं यहाँ के बाजारों को लेकर बहुत ज्यादा निराश नहीं हूँ, और कोई खास बड़ी दिक्कत की बात मुझे इन एफआईज के बड़े आंकड़ों से आज के लिए कम से कम नहीं दिखती, क्योंकि आज के आंकड़ों में काफी कुछ एडजस्टमेंट कल की एक्सपायरी का है। तो कल जो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी थी, उस वजह से आंकड़े आपको बड़े दिख रहे हैं। अदरवाइज स्क्रीन उतनी खराब नहीं थी। निफ्टी पर जरूर हम थोड़े कमजोर रहे, लेकिन बैंक निफ्टी पर हम मजबूती के साथ डे हाई पर बंद हुए हैं। तो मेरा ये समझना है कि गिरावट के साथ शुरुआत होने पर खरीदारी के मौके बनेंगे। पहली चीज तो ये कि हमें कमजोरी 17,000 के नीचे ही फील करनी है। जब तक हम 17,000 के ऊपर है, यानी कि अगर 110 पॉइंट निफ्टी कमजोर हो भी जाए आज, तब भी आप ये मान के चले कि 17,000 के ऊपर है तो फ्रेश कमजोरी नहीं है। इसके नीचे जो 16,850 16,900 जो रेंज है, वो दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वहां तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर आए तो पिछले 2-3 दिनों के लोज वहीं पर है और वहां खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 17,275 17,350 वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है आज के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अगर आज एक कमजोर शुरुआत होती तो बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके होंगे। खरीदने की अच्छी जगह है वो 37,375 37,500 की रेंज है, जहां पर आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर ऊपरी स्तरों पर एक हल्की फुल्की रुकावट है 38,375 38,500 के आसपास, उसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी 38,700 38,850 तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी का मौका बन सकता है। और लीडरशिप तेजी की जो बनेगी वो बैंकिंग शेयरों से बनेगी। तो तेजी के लिए आप बैंक निफ्टी पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों का कॉन्फिडेंस सामने बढ़ाने के लिए, तो क्लियरली हर डिप, हर यहां पर बिकवाली खरीदारी का मौका होगी आज के सत्र में। और चलिए, एमएमटीसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है, और इस खबर की डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, क्या बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके पास है? एमएमटीसी से जुड़ी जो बड़ी खबर हमारे पास है वो है नीलाचल इस्पात के विनिवेश को लेकर। नीलाचल इस्पात का जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और सरकार इसका ऐलान अगले 1-2 दिनों में कर सकती है। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 बड़ी बोलियां इसके लिए मिली थी, जिसमें कि टाटा स्टील, जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू, ये 3 बड़े जो आवेदक थे इसके लिए जिन्होंने बड़ी बोलियां लगाई थी। और जैसी हमारी जानकारी है उसके हिसाब से टाटा स्टील को इसकी बोली सबसे बड़ी थी, टाटा स्टील की बोली इसके लिए, और टाटा स्टील ने ही इसको जीत लिया है। सरकार इस बात का ऐलान अगले 2-3 दिन में कर सकती है। जो वैल्यूएशन थी कंपनी की वो थी लगभग 6 से 7 हजार की, और जो टाटा स्टील ने बोली लगाई है वो हमारे सूत्रों के अनुसार वो बोली लगभग 10 से 12 हजार करोड़ के बीच की है। अगर हम एमएमटीसी की बात करते हैं तो एमएमटीसी का इसमें 49% से ज्यादा का हिस्सा है, और इसको ये जो रकम होगी विनिवेश के बाद की, वो पैसा एमएमटीसी को अलग से दिया जाएगा। तो कुल मिला के एमएमटीसी के लिए ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, और विनिवेश की एक प्रक्रिया और पूरी होने जा रही है। कल हमने देखा था एयर इंडिया का विनिवेश सरकार ने कंप्लीट किया है, और एक ये नया विनिवेश का जो प्रोजेक्ट था सरकार का वो भी पूरा होने वाला है। जी, अमरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की पूरी डिटेल रखने के लिए। तो ऑफ कोर्स एमएमटीसी के लिए एक बड़ी खबर है, स्टॉक पर होगी नजर, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज आज उन पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास सामने है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां देखने को मिल सकता है। और मेरे साथ इस वक्त वरुण दुबे स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल
बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं? ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफ़ी सारी एफएनओ कंपनीज के नंबर्स आए हैं। करेक्ट। और अच्छी बात ये है कि नंबर्स अच्छे हैं इस बार। ओह, ये अच्छी बात है। बहुत लंबे टाइम बाद ऐसे देखने मिला कि एफएनओ कंपनीज के अच्छे नतीजे आए इस बार के क्वार्टर में। और इसमें सबसे आगे तो भेल का काउंटर है। यहाँ पे घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, ये सबसे अच्छी बात है। 231 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 14 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। हमारा अनुमान था कि करीब 45 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी करेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि घाटे से मुनाफे में आई है। और सिर्फ बॉटम लाइन में नहीं बल्कि एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी ने 180 करोड़ के घाटे के मुकाबले 89 करोड़ का मुनाफा किया है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि रेवेन्यू जो है वो अनुमान से काफ़ी थोड़े बहुत कम है। और 7 क्वार्टर्स के बाद कंपनी एबिटा प्रॉफिट हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। पीएनबी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए 13.6% से घटकर 12.88% पे आए हैं। एनआई 7% गिरा है, लेकिन मुनाफा देखिए 506 करोड़ से बढ़कर 1127 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, यहाँ भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। एनआई 11% ऊपर है, वही मुनाफा जो है वो 6% बढ़ा है, 156 करोड़ पे आया है। 110 करोड़ के आसपास का अनुमान था। ग्रॉस एनपीएस में भी सुधार हुआ है, 5.4% से गिर के 4.84% के आसपास हुआ है। टर्न अराउंड क्वार्टर रहा है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं, मुनाफा 6% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.36% से बढ़कर 2.42% के आसपास आया है। डिसबर्समेंट में 5% के आसपास की बढ़ोतरी है। कोफोज, यहाँ भी नतीजे ठीक ठाक है। रेवेन्यूज 5.7% बढ़े हैं। मार्जिन देखिए 13.7% से बढ़ के 14.9%। मुनाफा जो है 25.5% बढ़ा है। 13 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया। सिर्फ यही नहीं, अपना जो गाइडेंस है पहले 35% के आसपास का था, अब उसको बढ़ा के 37% के आसपास का इस कंपनी ने कर दिया है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। इंडस टावर अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। यहाँ पे भी कंपनी के जो एबिटा है 1.7% बढ़ा है। मार्जिन जो है 53.5% पे आए हैं, जो कि अनुमान से बेहतर है। मुनाफा जो है वो भी अनुमान से बेहतर 1571 करोड़ के आसपास आया है। निपॉन लाइफ, यहाँ पे इनकम 26% बढ़ी है। मुनाफा जो है हालांकि 18% गिरा है, करीब 174 करोड़ के आसपास आया है। और डालमिया भारत, ये थोड़ा वीक है, इनकम फ्लैट रही है। मार्जिन में गिरावट 25% से गिर के 15%। मुनाफा जो है करीब 60% के आसपास इस कंपनी का गिरा है। तो इक्का दुक्का थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं, बाकी अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। ओके, और कौन सी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली नंबर्स आज पेश करेंगी? एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए? बिस्किट पे नजर होनी चाहिए, ब्रिटानिया के नतीजे आने वाले हैं, तो देखते कितनी बिस्किट बिकी है, सबसे पहले तो वहाँ नजर होगी। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी दिग्गज, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ये अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो देखना होगा यहाँ पे कैसे नतीजे आते हैं। तो ये तो निफ्टी के, इसके अलावा एफएनओ में लंबी लिस्ट है। एयू स्मॉल फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, चंबल फर्टिलाइजर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इन सब पे नजर रखिएगा। वहीं एबीबी इंडिया और इंटेलेक्ट डिजाइन आज से ये वायदा बाजार में शामिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। भारतीय एयरटेल प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार करने वाली है बोर्ड। सीएमएस इंफो सिस्टम एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है। एंकर बुक 330 करोड़ की थी। मॉइल बायबैक 28 जनवरी को खुलेगा और 10 फरवरी को बंद होगा। 205 रुपये की प्राइस है। सुप्रीम कोर्ट जो है आज स्पाइसजेट की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, मद्रास हाई कोर्ट में, सॉरी, तो कहीं ना कहीं इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ जो याचिका थी उसमें। अडानी विल्मर, यहाँ पे कुल आईपीओ जो है अब तक 61% भरा है, माफ कीजिएगा। टीवीएस मोटर्स, कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप की कंपनी जो है एसईएमजी, उसमें ये कंपनी 75% हिस्सा खरीद रही है। इसके अलावा जोमेटो, 2 कंपनी में ये कंपनी हिस्सेदारी खरीद रही है। एडोनमो प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 19.48% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी 112 करोड़ में, और दूसरी और एक कंपनी है जिसमें 5% के आसपास हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं 37 करोड़ में। साथ ही साथ एनबीएफसी व्यवसाय के लिए इस कंपनी ने सब्सिडरी का गठन किया है। और पनीषा बायोटेक, यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है उसको डीजीसीआई की अप्रूवल मिला है, लेकिन ये जो है प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक में ही मिलने वाली है, आपको शायद मेडिकल स्टोर्स में ये ना मिले। ओके, चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। फटाफट दर्शकों को बताते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है जीई शिपिंग खरीद के चले, यहां पर टारगेट 338 का बनता दिख रहा है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदने की है 1150 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 1400 का लगाकर चले। सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कि भारतीय एयरटेल पर को खरीद के चले, टारगेट 730 का है। और एसबीआई यहां पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है 550 के टारगेट के लिए। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि अलग अलग ट्रेडिंग फर्म्स की तरफ से क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में आज आपको कमाई का मौका कहां मिलने वाला है, स्ट्रैटेजी लेकर हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट बता दीजिए कि आज बाजार में किस प्रकार से, किस रणनीति के तहत कमाई हो सकती है।
बिल्कुल, तो हमें लगता है कि मार्केट ने एक अच्छा बेस बनाया है और इस 18, 17, 16,800, 16,850 के करीब जो बेस बना है उसकी अगर अपर बाउंड्री देखें तो 17,200, 17,300 के रेंज में है। पर हमें लगता है कि मार्केट जो है वो 17,400 के लेवल्स के करीब जा सकता है और इसी वजह से अगर आज कोई भी अगर गिरावट आती है जैसे कि सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है, हमें लगता है कि इससे लॉन्ग किया जा सकता है। हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 17,000 का और टारगेट रखना है 17,400 का। साथ ही साथ हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे भी एक अच्छी बढ़त बनी है और यहाँ पे भी 37,500 यानी 37,500 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी हमें एक लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार 38,500 से लेकर 38,700 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो हमें लगता है कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है और शायद उनमें और तेजी बनेगी। टाटा पावर यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो मार्केट में फॉल आया था उसमें इसने काफी अच्छा एक रेजिलियंस दिखाया है और रिवर्सल पैटर्न बनाया है। ये स्टॉक हमें लगता है कि 250, 252 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 240, 241 में टाटा पावर को खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 235 का और साथ ही साथ फाइनेंशियल्स में जैसे तेजी बनी है हमें लगता है कि अभी एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी देखने मिलेगी और कल का बंद था 6,850 के करीब का, इसे लॉन्ग करके चले 6,750 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट यहाँ पे रखें 7,050, 7,100 के। कमोडिटी बाजार की अब बारी और जहां अब जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो कैसे आपको कमाई का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना, गुड मॉर्निंग। सोने चांदी में तो हमने भारी भरकम गिरावट देखी, लेकिन मेटल एनर्जी स्पेस में खासा एक्शन है। जरा बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग नेहा। कल के शार्प फॉल के बाद मुझे लग रहा है कि ट्रेजरी ने भी 1.2 का एक हाई छुआ था और डॉलर इंडेक्स ने 97 से ऊपर ट्रेड किया। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आज के दिन में इतने सुपर हाइक के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में और मार्केट में थोड़ी सी पुल बैक आएगी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों हायर साइड ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में मुझे एक बाइंग यहाँ पे लग रही है। एमसीएक्स गोल्ड को 47,900 के करीब खरीदना चाहिए, 48,200 का एक टारगेट रखना होगा और स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड करना होगा 47,750 का। कल के दिन में हम लोगों ने भारी गिरावट आता हुआ देखा था सिल्वर में से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे पुल बैक रैली आएगी। 62,000 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए, 62,000 का 600 का एक टारगेट रख के चलना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलेंगे 61,700 का। और अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक मिला जुला रुख रहेगा और एक डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। खास करके निकल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है और जीडीपी डेटा बढ़िया आने की वजह से यहाँ मुझे लग रहा है कि एनर्जी काउंटर में थोड़ी सी जो बाइंग है वो बनी रहेगी, लेकिन सेफली यहाँ पे हायर साइड पे निकलना भी होगा। खास करके अगर नेचुरल गैस में 325 तक के लेवल्स आते हैं तो सेफली यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा। ना बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में आज कहां कहां कमाई के मौके मिलेंगे। चलिए दर्शकों को फटाफट बता देते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आज हमारी क्या कहती है। तो आज टीवीएस मोटर्स पर यूबीएस की बाय की रिकमेंडेशन है और वो लक्ष्य 1,000 का सुझा रहे हैं।